प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि कविता है। कविता का नाम है ध्वनि और इस कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह पाठ हम एक बार पढ़ चुके हैं। इस कविता की आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता को। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? वसंत ऋतु के माध्यम से जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पत्तों पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, जो फूल हैं चारों तरफ खुशबू फैलाने लगते हैं, फूलों पौधों पर फूल आ जाते हैं, पेड़ों पर फूल नए आने लगते हैं, पूरा वातावरण उन फूलों की खुशबू से सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार उसको उदाहरण लेते हुए कवि ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से चारों तरफ हरियाली और आनंद का माहौल छा जाता है, उसी प्रकार अभी न होगा मेरा अंत। अब मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो आया है। अब अर्थात अभी ही उनके जीवन में क्या आया है? वन में मृदुल वसंत। वन रूपी मन जो है उनका, उसमें उन्हें लग रहा है कि जैसे वसंत का आगमन हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात उन्हें ऐसा विश्वास हो रहा है कि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। अभी उनके जीवन में नई उमंग, नया उत्साह का संचार हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। एक नई सुबह से पहले, प्रत्यूष यानी प्रातःकाल, एक नई सुबह से पहले क्या होता है? कलियाँ रात में कैसी होती है? बंद होती है। वो बंद कलियाँ सुबह होते ही खिल जाती हैं। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हरे हरे ये पात यानी पत्ते, ये जो हरे हरे पत्ते हैं, जो वसंत ऋतु में कोपलें खिल आई हैं, जो कोपलें फूट गई है, जो पत्ते दिख रहे हैं, डालियाँ कलियाँ कोमल गात यानी कोमल शरीर, तो इन पेड़ों का, कलियों का, डालियों का जो कोमल शरीर है, जो अभी अभी नई कलियाँ आई हैं, हरी हरी डालियाँ, हरे हरे पत्ते पेड़ों पर आए हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, इन्हें देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे अपना एक स्वप्न, एक सपना पूरा करना चाहते हैं। क्या? मृदुल कर, अपने कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर, सोई हुई या अलसाई कलियों पर वे अपना हाथ, अपने हाथ के स्पर्श से उन्हें क्या करना चाहते हैं? जगह एक प्रत्यूष मनोहर। वे उन सोई हुई या अलसाई हुई कलियों पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें एक नई सुबह का एहसास कराना चाहते हैं। अगला देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। तंद्रालस यानी, तंद्रा यानी नींद, आलस यानी आलस्य। जैसे आप सुबह उठते हैं तो थोड़ी सी आलसी भी होती है, अलसाए हुए से होते हैं, हल्की सी वापस से सोने की इच्छा भी होती है, लालसा यानी इच्छा। तो
वो क्या कह रहे हैं, पुष्प पुष्प यानी प्रत्येक पुष्प से क्या करूँगा, उसका आलस्य, उसकी जो पुनः सोने की इच्छा है उसे मैं दूर कर देना चाहता हूँ, उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूँ और अपने नवजीवन का अमृत, नवजीवन यानी उन्हें जो नया जीवन प्राप्त हुआ है, किस कारण, उनके मन में जो उमंग और उत्साह आया है उसे वो नवजीवन, नए जीवन का रूप मान रहे हैं। तो उसका अमृत सहर्ष खुशी से सींच दूंगा मैं। तो जो उमंग और जो उत्साह अभी मेरे मन में आया है, मेरे जीवन में आया है, उसके अमृत से, उस अमृत से मैं इन पुष्पों को, इन पौधों को, इन पेड़ों को सींच देना चाहता हूँ। जैसे सींचना यानी पानी देना पौधों को, तो उसमें अमृत को खुशी खुशी अमृत से उस पौधों को सींच देना चाहता हूँ और उन्हें हमेशा के लिए क्या कर देना चाहता हूँ, हरा भरा कर देना चाहता हूँ। अमृत यानी सुधा, जिससे मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है ना, जिससे मरने से रोका जा सकता है। तो पुष्प पुष्प से, प्रत्येक पुष्प से मैं आलस्य को उखाड़ फेंक देना चाहता हूँ और उन्हें हमेशा हरा भरा रहने के लिए अपने जीवन के अमृत से खुशी खुशी क्या कर देना चाहता हूँ, सींच देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कवि पुष्पों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे, नवयुवकों को संदेश दे रहे हैं, जो क्या है, अलसाए हुए हैं, जो निराश हैं, जो सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि वे क्या करें, इस नई उमंग, नए उत्साह, नए आए हुए वसंत रूपी उत्साह को क्या करें, ग्रहण करें, नए और अच्छे रचनात्मक कार्य करें, जैसे कि कौन कर रहा है, कवि स्वयं कर रहे हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, तो अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कविता के माध्यम से, कि मैं अपने जो जिनका मैं भला चाहता हूँ, ऐसे नवयुवकों को, पेड़ पौधे फूलों को क्या करना चाहता हूँ, अनंत तक विकसित करना चाहता हूँ, जहाँ पे उनका भी कोई अंत ना हो और ना ही, और जब तक मैं यह कार्य नहीं कर देता तब तक मेरा भी अंत संभव नहीं है। तो इसलिए कवि को पूर्ण विश्वास है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारी कविता यहाँ पर समाप्त हुई। इस कविता में हमने देखा कितने अच्छे अच्छे विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त किए। हरे पात है ना, पत्तों के लिए हरा, और मृदुल वसंत, वसंत को क्या कहा है, मृदुल, यानी यहाँ पे मृदुल विशेषण की तरह उपयोग किया गया है। तो कितने अच्छे विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हम एक बार विशेषण भी देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। पहले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम हम भली भांति जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के विशेष्य क्या होता है, अब जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम है वही क्या है, विशेष्य है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य, और जो विशेषता होती है वह कहलाता है विशेषण। उदाहरण से यहाँ पर आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक तालिका बनाई है, पहली तालिका है उदाहरण, दूसरा है विशेषण और तीसरी तालिका में लिखा है विशेष्य। तो उदाहरण अगर है ईमानदार नेता, तो विशेषण हुआ ईमानदार, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, संज्ञा क्या है, नेता, तो नेता हो गया विशेष्य। इसी प्रकार लाल फूल, लाल है विशेषण और विशेष्य हो गया फूल। सुंदर लड़की, सुंदर है विशेषण और विशेष्य है लड़की जो कि संज्ञा है। ऊंचा पर्वत, ऊंचा विशेषता है पर्वत की, तो ऊंचा हो गया विशेषण और पर्वत हो गया विशेष्य। अब बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर।
विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब इन विशेषणों को एक एक करके बारी बारी से पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं। तो बादल क्या है? संज्ञा है और बादल की विशेषता क्या है कि वे काले हैं। तो काले क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार छोटा बच्चा रो रहा है, बच्चा है संज्ञा और संज्ञा की विशेषता क्या है? छोटा। छोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया। संख्या दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा कितनी है, वो संख्या जो होती है वो कहलाती है विशेषण। उदाहरण से बहुत स्पष्ट हो जाएगा आपको। बगीचे में 3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे हैं संज्ञा। संज्ञा कितनी है नंबर में? संख्या कितनी है उनकी? 3। 3 क्या हो गया? यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो गया। टोकरी में कुछ आम रखे हैं। ठीक है, आम है संज्ञा और कुछ उसकी मात्रा बताएगा। ठीक है, संख्या बताएगा। तो संख्या जो हो जाएगी वो कहलाएगी संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए 3 और कुछ है ना। 3 एक निश्चित हमें मात्रा बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है और इसी प्रकार कुछ जो है वो अनिश्चित संख्या बता रहा है। ठीक है, आम को हम गिन सकते हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं। तो जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं वहाँ होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब जहाँ पे निश्चितता और अनिश्चितता की बात आती है कि संज्ञा की निश्चितता हमें है या नहीं, उसके आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, नाम से ही स्पष्ट है, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखिए। 2 छाते, 5 लड़के। यहाँ पर 2 और 5 निश्चित संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये होंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। परंतु अनिश्चितवाचक संख्यावाचक में देखिए, कुछ किताबें कितनी हैं उनकी निश्चित संख्या हमें पता नहीं चल रही है। वहीं बहुत लोग बहुत सारे, लेकिन कितने, संख्या हमें नहीं पता, अनिश्चित है। इसलिए यहाँ पर 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं हम। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। 2 आदमी इधर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 जो शब्द है वह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह होगा निश्चित संख्यावाचक। वहीं मेरे 5 भाई है। 5 क्या है? निश्चित संख्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बगीचे में गुलाब के 4 पौधे हैं। तो 4 क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके विपरीत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीचे कुछ लोग खड़े हैं। लोगों को गिना तो जा सकता है, परंतु कुछ लोग कह दिया तो उनकी संख्या क्या हो गई? अनिश्चित हो गई। इसलिए यह कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
सभी बच्चे सुरक्षित हैं, यहाँ पर सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं, कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अभी हमने पढ़ा कि जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, परंतु कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता परंतु उन्हें नापा या तोला जा सकता है, तब होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए परिभाषा किस तरह से ऐसी दी गई है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 10 मीटर क्या है, इसकी माप बता रहा है, कपड़े की माप बता रहा है, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए, 1 लीटर दूध ले जाओ, दूध की मात्रा कितनी है, 1 लीटर, 1 लीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा, उसी प्रकार जो विशेषण होता है परिमाणवाचक विशेषण, उसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे 1 लीटर दूध, 2 एकड़ ज़मीन और 1 मीटर कपड़ा आदि। यहाँ पर 1 लीटर, 2 एकड़ और 1 मीटर क्या है, दूध, ज़मीन और कपड़ा की निश्चित नापतोल हमें बता रहे हैं, इसलिए कहलाएंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किस तरह से इसे परिभाषित किया जा सकता है, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, थोड़ा नमक, कम पानी आदि। यहाँ पे नमक की मात्रा क्या है, थोड़ा, मतलब निश्चित माप हमें नहीं पता। उसी प्रकार पानी कैसा है, कम है, लीटर या मीटर या किलोमीटर, या हमें 2 मीटर, 4 मीटर, 3 लीटर ऐसे कुछ पता नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो थोड़ा और कम ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अंतिम सार्वनामिक विशेषण की ओर। संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वास्तव में यह सर्वनाम ही है, जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण यहाँ पे देखिए, वे लड़के खेल रहे हैं। हमने क्या कहा कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आते हैं वे संज्ञा के आगे लगकर क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वे क्या है यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार यह पुस्तक मेरी नहीं है, उन लड़कियों को बुलाओ, वह लड़का कल आएगा, उस बस्ती की ओर चलो। यहाँ पे क्रमशः पुस्तक, लड़कियों, लड़का और बस्ती क्या हैं, संज्ञाएं हैं, और उनके आगे लगे शब्द यह, उन, वह और उस सर्वनाम हैं, जो कि संज्ञाओं के आगे लगकर उनकी क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए वे, यह, उन, वह और उस क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको विशेषण भली भांति समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1 देखिए, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे सही विकल्प चुनिए में आपको एक सही विकल्प आपको कई विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, कौन सा है,
यह बस्ता 1 लीटर दूध या मोटा बालक। तो 1 लीटर दूध क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मोटा बालक गुणवाचक विशेषण है। और यह बस्ता क्या होगा? संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा है जो कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो यह बस्ता जो है यह क्या है? हमारा सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित संख्यावाचक यानी ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं और दूसरा उसकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। थोड़ा सा नमक, कुछ बालक और 3 फूल। थोड़ा सा नमक क्या है? परिमाणवाचक में आएगा, है ना। कुछ बालक, हाँ यह संख्यावाचक तो है। 3 फूल, यह भी संख्यावाचक है, परंतु अनिश्चित संख्यावाचक कौन सा है? कुछ बालक, उसमें बालकों की संख्या निश्चित नहीं है, तो हमारा सही विकल्प होगा कुछ बालक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्पों को चुनिए। गुणवाचक के उदाहरण हैं। सही विकल्पों को चुनिए। पहले प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 से अधिक विकल्प सही है, तो हमें 1 से अधिक विकल्प चुनने हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। गुणवाचक विशेषण के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? वह, 3, हरा, ऊंचा। कौन कौन से होंगे गुणवाचक विशेषण? हरा और ऊंचा। ये क्या बता रहे हैं? रंग और आकार हमें बता रहे हैं। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे हमारे 2 सही विकल्प, हरा और ऊंचा। अगला प्रश्न देखिए, कवि को किस बात का विश्वास है? पहला देखिए, अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी उसके मन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है, अभी ग्रीष्म ऋतु है, पत्ते अलसाए हुए हैं। तो कौन कौन से 2 सही विकल्प हैं यहाँ पर देखिए। अभी उसका अंत नहीं होगा, पहला विकल्प, और दूसरा विकल्प भी सही है, अभी उसके मन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। अभी ग्रीष्म ऋतु है, यह गलत है, और पत्ते अलसाए हुए हैं, नहीं, यह भी गलत है। अगला देखिए, वाक्य सही है या गलत, पहचानिए। आपको एक वाक्य दिया गया है, वह वाक्य सही है या गलत कविता के आधार पर आपको बताना है। तो कवि अलसाई हुई कलियों पर हाथ फेरकर उन्हें नई सुबह का एहसास कराना चाहता है। हाँ, बिल्कुल सही, सही विकल्प है हमारा, इसे चुन लेंगे हम। अगला प्रश्न है, कविता के माध्यम से कवि नव युवकों को जागृति का संदेश नहीं दे रहे हैं। नहीं, जागृति का संदेश दे रहे हैं, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम यहाँ पर गलत को चुनेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप कविता और विशेषण को भली भांति समझ गए हैं।